Yes, hello, good evening, everyone. Good evening to all of you. Good evening to all of you. Everyone, please confirm it. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर है, सभी को कंफर्म कर देंगे. Everyone, please confirm in the chat box. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Good evening, everyone. Everyone, please confirm in the chat box. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Good evening, बेटा. Good evening, विचार. ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा, एक बार कंफर्म कर देना. ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन. Everyone, please confirm in the chat box, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? बेटा फटाफट एक बार कंफर्म कर देना. गुड इवनिंग मयंक. गुड इवनिंग एवरीवन. एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स. एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, सभी को एक बार कंफर्म कर दो. देन वी कैन स्टार्ट अवर डिस्कशन. विचार, मयंक बेटा प्लीज कंफर्म ऑडियो वीडियो इज क्लियर. ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग विष्णु. गुड इवनिंग. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर और एग्जाम. सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. और लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया था दैट वाज द कंपास सर्वेइंग. तो 2 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे, फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग एंड सेकंड चैप्टर वाज लीनियर मेजरमेंट, जहां पर हम लोगों ने बातचीत करी थी चैन और टेप सर्वे से रिलेटेड. इन द लीनियर मेजरमेंट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द चैन एंड टेप सर्वे. यस. और इसके बाद जो हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था दैट वाज रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर 3. और चैप्टर नंबर 3 था हमारा कंपास सर्वेइंग. तो कंपास सर्वेइंग में एक बार जरा कंफर्म करना, लास्ट टॉपिक क्या कंप्लीट किया था हम लोगों ने. व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक इन द कंपास सर्वेइंग दैट वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लास? तो कंपास सर्वेइंग में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देख ली थी हम लोगों ने. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बियरिंग, ट्रू बियरिंग एंड मैग्नेटिक बियरिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया था. देन इंस्ट्रूमेंट देखे थे, प्रिज्मेटिक कंपास की बात की थी हम लोगों ने, सर्वेयर कंपास की बात की थी. और लास्ट में आई थिंक वी हैव कवर्ड द टॉपिक दैट वाज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बियरिंग. बियरिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 सिस्टम थे हमारे पास. एक था WCB सिस्टम, जिसको आपने बोला था होल सर्कल बियरिंग सिस्टम. और दूसरा जो हमारे पास सिस्टम अवेलेबल था दैट वाज द RB और QB सिस्टम, रिड्यूस्ड बियरिंग और क्वाड्रेंट बियरिंग सिस्टम. रिड्यूस्ड बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम. तो कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोगों ने बात की थी कि इन द केस ऑफ WCB के केस में जो बियरिंग हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इन द केस ऑफ WCB वी विल मेजर द एंगल फ्रॉम द नॉर्थ, रेफरेंस रहने वाला नॉर्थ, एंड वी विल मेजर द एंगल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. द बियरिंग ऑफ एनी लाइन इन द केस ऑफ WCB सिस्टम, WCB सिस्टम के केस में किसी भी लाइन की जो बियरिंग हो सकती है वो 0 से लेकर 360 डिग्री तक वेरी कर सकती है. और किसी भी लाइन की बियरिंग को WCB में रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी लाइन की बियरिंग को WCB में रिप्रेजेंट करने के लिए केवल उसका एंगल रिप्रेजेंटेशन जो होगा, एंगुलर मेजरमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, थीटा जो होगा, दैट विल बी सफिशिएंट.
यस और नो? एक बार जरा कंफर्म करते रहेंगे बेटा अगर सारे टॉपिक आप रिकॉल कर पा रहे हैं। और इन द केस ऑफ आरबी और क्यूबी सिस्टम अगर हम लोग बात करें तो वी कैन टेक द रेफरेंस फ्रॉम द नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ से भी आप बियरिंग को मेजर कर सकते हैं और साउथ से भी आप बियरिंग को मेजर कर सकते हैं। डिपेंड करेगा जिस लाइन की बियरिंग आप मेजर करना चाह रहे हैं वो नॉर्थ से क्लोज है या साउथ से क्लोज में। यस, इन द केस ऑफ आरबी और क्यूबी सिस्टम द बियरिंग ऑफ एनी लाइन विल वेरी फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। एक ही क्वाड्रेंट में आपकी लाइन वेरी करेगी। तो एंगल वाइज अगर बात करें तो इट विल वेरी फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। ये बात भी क्लियर है सभी को? अगला डिस्कशन हम लोगों ने किया था कि इन द केस इफ वी टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशन की अगर हम लोग बात करें तो वी हैव टू मेजर द डायरेक्शन ऑल्सो फ्रॉम वेयर वी आर मेजरिंग द एंगल। तो लाइक फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट, साउथ टू ईस्ट क्लॉकवाइज मेजरमेंट और साउथ टू वेस्ट एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट। तो अलोंग विद द एंगुलर मेजरमेंट, एंगल के मेजरमेंट के साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन को भी मेंशन करना था। प्रिज्मेटिक कंपास जो है उसकी वर्किंग जो थी दैट वाज बेस्ड ऑन द WCB सिस्टम, और जो सर्वेयर कंपास था हमारा उसकी वर्किंग थी दैट वाज बेस्ड ऑन द आरबी और क्यूबी सिस्टम। इसके बाद आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन की बात करी थी कि नहीं एक बार बताना? इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का कुछ डिस्कशन किया था क्या, या फिर यही लास्ट टॉपिक था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बियरिंग? एक बार बेटा चैट बॉक्स में लास्ट क्लास का जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया कंपास सर्वेइंग में वो बता दीजिए। तो यहीं तक डिस्कशन किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ बियरिंग तक। तो लास्ट टॉपिक वाज कंपास सर्वेइंग में जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया दैट वाज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बियरिंग। जिसमें हम लोगों ने बात की थी WCB सिस्टम की और आरबी और क्यूबी सिस्टम की, रिड्यूस्ड बियरिंग एंड क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, रिड्यूस्ड बियरिंग एंड क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, ये लास्ट टॉपिक था। यहां तक के डिस्कशन में जो भी हम लोगों ने चीजें डिस्कस की इन द केस ऑफ कंपास सर्वेइंग, अगर किसी को कोई डाउट है किसी भी पॉइंट पे कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। सबसे पहले यहां तक के डिस्कशन में जिसको कहीं पे भी कोई भी डाउट है आप उस डाउट और क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा कंपास सर्वेइंग का है, मेजरमेंट इन द कंपास सर्वे। मेजरमेंट इन द कंपास सर्वे, जहां पर हम लोग कंसेप्ट समझने वाले हैं फोर बियरिंग का, बैक बियरिंग का और इंक्लूडेड एंगल का। फोर बियरिंग, बैक बियरिंग और इंक्लूडेड एंगल, दीज आर द कंसेप्ट। एक्चुअल में आपने बोला था कि सर हम लोग कंपास सर्वेइंग को यूज कर रहे हैं एंगुलर मेजरमेंट के लिए। क्या हम कंपास सर्वे की हेल्प से किसी भी तरीके के हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक जितना भी मुझे पता चला है कंपास सर्वेइंग के बारे में, जब मैंने प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में बात किया, जब मैंने सर्वेयर कंपास के बारे में बात किया, तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि विद द हेल्प ऑफ द कंपास, कंपास की हेल्प से जो हम मेजर कर सकते हैं वो होने वाला है बियरिंग। बट अगर मैं कोई भी एंगल मेजर करना चाह रहा हूं, कोई भी एंगुलर मेजरमेंट करना चाह रहा हूं, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना चाह रहा हूं, तो हाउ वी कैन परफॉर्म दैट एंगुलर मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ द कंपास, दैट विल बी आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन। बट इसके पहले बेटा हम लोग दो टॉपिक और पढ़ेंगे। एक होने वाला है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो वी विल टॉक अबाउट द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप। इन दो टर्म के बारे में बातचीत करेंगे। तो अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी।
इफ एनी वन हैविंग एनी डाउट एनी क्वेरी टिल नाउ, अगर नहीं है कोई डाउट तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि एवरीथिंग इज क्लियर, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। सभी कुछ क्लियर है बेटा? एवरीथिंग इज क्लियर? चलिए तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, दैट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है। तो फर्स्ट आई एम डिफाइनिंग द टर्म मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो आपने बोला इट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल, it is the horizontal angle between the true meridian and magnetic meridian। किसी भी जगह पर आप सभी को पता है दो तरीके की मेरिडियन को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे। अगर मैं अर्थ के ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को कनेक्ट करने वाली एक इमेजिनरी लाइन बनाता हूं तो दैट विल बी कंसीडर एज द ट्रू मेरिडियन। और अगर हम अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को एक कनेक्ट करने वाली इमेजिनरी लाइन कंसीडर करते हैं तो उसको हम लोगों ने बोला था मैग्नेटिक मेरिडियन। किसी भी प्लेस पे जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको आप बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। डेफिनेशन क्लियर है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी प्लेस। दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू एवरीवन? कंफर्म करते रहेंगे बेटा चैट बॉक्स में। एवरीवन डू कंफर्म इन द चैट बॉक्स। एक एक स्टेप अगर क्लियर है तो प्लीज कंफर्म जरूर करते रहिए। हाउ वी कैन डिफाइन द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? इट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। और आई होप आप सभी को पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इनमें से एक ऐसी मेरिडियन है जिसकी पोजीशन फिक्स है। कोई मुझे बताएगा क्या कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में ऐसी कौन सी पोजीशन है, ऐसी कौन सी मेरिडियन है जिसकी पोजीशन में वेरिएशन नहीं होगा? ऐसी कौन सी मेरिडियन है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज नहीं होने वाली है? ट्रू मेरिडियन है वो मेरिडियन या फिर मैग्नेटिक मेरिडियन है? The position of which meridian will be fixed. It will not change. There will be no variation. True meridian or magnetic meridian? बोलो बेटा। तो आपने बोला था कि सर एक्चुअल में अर्थ के जो ट्रू नॉर्थ हैं और ट्रू साउथ हैं उनको कनेक्ट करने वाली लाइन को आपने बोला था ट्रू मेरिडियन, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ हैं और मैग्नेटिक साउथ हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ और जो मैग्नेटिक साउथ है उनको कनेक्ट करने वाली लाइन को आपने बोला था मैग्नेटिक मेरिडियन। यस। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा जरा समझो। क्योंकि ये मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो डिपेंड कर रहा है एंगल ऑफ टिल्ट में। अगर हमारी अर्थ टिल्टेड नहीं होती एट इट्स ओन एक्सिस तो फिर ये मैग्नेटिक मेरिडियन का कंसेप्ट ही नहीं होता। तो मैग्नेटिक मेरिडियन इज ड्यू टू द tilt of earth at its own axis। क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पे टिल्टेड है, जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ देखने को मिला। अगर ये कोई किसी भी तरीके का टिल्ट नहीं होता तो आज हम लोग शायद केवल और केवल बात कर रहे होते ट्रू मेरिडियन के बारे में। यस और नो? फिर मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ का कोई कंसेप्ट नहीं होता, और जब मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ का कोई कंसेप्ट नहीं होता
तो फिर ये मैग्नेटिक मेरिडियन का कंसेप्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उस केस में अगर ये टिल्ट नहीं होता तो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन एक ही मेरिडियन होते। ऐसा बोला जा सकता है, यस और नो? इफ देयर विल बी नो टिल्ट ऑफ द अर्थ एट इट्स ओन एक्सिस, in that case we can represent the true meridian and the magnetic meridian at any place with the same line। अब क्या ये टिल्ट हमेशा फिक्स रहता है? क्या ये जो अर्थ का टिल्ट है ये हमेशा फिक्स रहता है? मैं नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा मेजर चेंज होगा, बट यस वी कैन से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि टिल्ट में माइनर चेंजेस होते रहते हैं। यस और नो? देयर विल बी चेंज इन द टिल्ट एंगल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा मुझे ये बात बताओ, जब टिल्ट एंगल चेंज होगा तो क्या पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ भी चेंज होगा? इफ द टिल्ट एंगल विल चेंज, तो क्या पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ भी चेंज होगा? यस और नो? इन दैट केस क्या पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ भी चेंज होगा? कंफर्म करो एक बार। और अगर मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की पोजीशन में चेंज हो रहा है तो क्या मैं ये इन शॉर्ट ये भी बोल सकता हूं कि उस किसी भी प्लेस पे मैग्नेटिक मेरिडियन की पोजीशन चेंज हो सकती है, बिकॉज दिस पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन will depend upon the angle of tilt, will depend upon the angle of tilt. If the tilt angle will change, the position of the magnetic meridian at any place can also change। मतलब अगर बात करें ट्रू मेरिडियन की तो इसकी पोजीशन में कभी भी कोई चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है। पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन में गेट चेंज। यस और नो? और ये पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन में चेंज क्यों हो रहा है, कोई बताएगा क्या? वाई देयर विल बी द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन? क्या रीजन है? ये जो आप मैग्नेटिक मेरिडियन किसी भी जगह पर मैग्नेटिक मेरिडियन की पोजीशन पे चेंज देख पा रहे हैं, इसका क्या रीजन है? रीजन अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ड्यू टू द चेंज इन टिल्ट एंगल। अगर टिल्ट एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, अगर टिल्ट एंगल में कोई चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक मेरिडियन की पोजीशन में भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर टिल्ट एंगल में किसी भी तरीके का कोई चेंज होता है तो भैया फिर मैग्नेटिक मेरिडियन भी चेंज कर जाएगी। तो अभी तो मैंने एक पॉसिबिलिटी आपको ये दिखाई, चलिए आगे बात करते हैं। तो आपने बोला मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, आपने बोला मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का कंसेप्ट क्या था? तो आपने बोला इट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल। हाउ वी हैव डिफाइंड द हॉरिजॉन्टल एंगल? हाउ वी हैव डिफाइंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? इट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। कुछ भी चेंज हो सकता है लेकिन किसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो आपने बोला सर वो थी पोजीशन ऑफ द ट्रू मेरिडियन। तो लेट्स से दिस इज योर ट्रू मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन की जो पोजीशन है, इफ वी टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन, और इसके में अगर हम वेरिएशन के फैक्टर को कंसीडर कर सकते हैं तो दो पॉसिबिलिटी है कि फॉर एग्जांपल दिस में बी द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन, या फिर अगर हम लोग बात करें तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द ट्रू मेरिडियन एंड दिस में बी द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन। ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, यस और नो? ये दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, यस और नो? तो दिस में बी द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन। इफ देयर विल बी द वेरिएशन, अगर वहां पर वेरिएशन के चांसेस हैं तो दीज आर द टू पॉसिबिलिटी। लेट्स से अगर हम इस डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेट्स से अगर हम लोग इस डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज गोइंग टू बी द वेस्ट। सिमिलरली
यहां पर भी हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज गोइंग टू बी द वेस्ट डायरेक्शन. अगेन just read this term how we have defined the magnetic declination. So it is the horizontal angle measured between the true meridian and the magnetic meridian. It is the horizontal angle measured between the true meridian and magnetic meridian. तो अगर if I talk about the horizontal angle in this case, तो I can measure this angle theta. क्या इसी एंगल को हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोल सकते हैं? इट इज द हॉरिजेंटल एंगल. वाई वी आर सेइंग हॉरिजेंटल एंगल? हॉरिजेंटल एंगल का टर्म हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? वाई वी आर यूजिंग द टर्म हॉरिजेंटल एंगल? बिकॉज जो ट्रू मेरिडियन है और जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, दैट मेरिडियन यू आर कंसिडरिंग इन द सेम प्लेन. दोनों ही मेरिडियन अगर एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट कर रही हैं तो इन और वो प्लेन क्या होने वाला है? दैट विल बी द अर्थ सरफेस. वो अर्थ सरफेस होगा, यस और नो. तो इस एंगल को मैं हॉरिजेंटल एंगल बोल सकता हूं. यही तो डेफिनेशन थी हॉरिजेंटल एंगल की. दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ द हॉरिजेंटल एंगल. बोथ द लाइन शुड बी लाइंग ऑन द सेम प्लेन. दोनों लाइंस जो हैं वो सेम प्लेन पे लाई करनी चाहिए, यस और नो. बोथ द लाइंस शुड बी लाइंग ऑन द सेम प्लेन. दैट वाज द प्राइमरी कंडीशन फॉर द हॉरिजेंटल एंगल. If we are considering the true meridian and the magnetic meridian on the earth surface, in that case the angle between the true meridian and the magnetic meridian can be considered as the horizontal angle, yes or no. इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं कि सर why we are saying this is the horizontal angle, हम इसको वर्टिकल एंगल क्यों नहीं बोल रहे हैं? ऐसा किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बोलो बेटा. Why we are saying this is the horizontal angle? तो यस, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन की पोजीशन के बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन, दो पॉसिबिलिटीज हैं कि दिस थीटा वी कैन मेजर लाइक दिस, और सिमिलरली अगर यहां पर बात करें तो दिस इज गोइंग टू बी योर ट्रू मेरिडियन. यहां पर भी ट्रू मेरिडियन था एंड दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन. दिस इज योर पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन. अगर दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं तो वी कैन मेजर द थीटा समथिंग लाइक दिस. क्या ये दोनों थीटा एग्जैक्टली सेम हैं या इनमें कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? दोनों ही केस में थीटा जो है वो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है. इन बोथ द केसेस थीटा इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. इन बोथ द केसेस थीटा इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. बट क्या इन दोनों ही एग्जाम्पल में थीटा की कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली सेम है और देयर आर एनी डिफरेंसेस, या फिर कोई डिफरेंसेस हैं इनमें? बोलिए. Here we have measured the horizontal angle between the true meridian and magnetic meridian. Here also we have measured the angle between the true meridian and magnetic meridian. क्या ये दोनों डिक्लिनेशन एग्जैक्टली सेम है कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज? नो. यू कैन ऑब्जर्व दीज चेंजेस. आप इजिली इस डायग्राम की हेल्प से इन चेंजेस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. क्या चेंज है कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में? क्या चेंज है इन दोनों में? क्या चेंज दिख रहा है? What are the various changes? ये दोनों थीटा की कैरेक्टरिस्टिक सेम है क्या? वेरी गुड. तो सनी इज सेइंग सर इन द केस ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल के केस में, let us consider this example as the first example and second example. So in the case of first example you can observe or you can see. क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं आप? कि this angle theta we have measured towards the east, yes or no? देखो, in the first example this angle theta we have measured towards the east, yes or no? Tell me, yes or no? So now what I can say, we can say this is going to be the eastern declination.
अगर इस तरीके के एंगुलर मेजरमेंट के रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं टर्म यूज कर लूँ ईस्टर्न डिक्लिनेशन, सही रहेगा, बिकॉज वी आर मेजरिंग दिस एंगल टूवर्ड्स द ईस्ट, वी आर मेजरिंग दिस एंगल टूवर्ड्स द ईस्ट, दैट्स वाई हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया, दिस इज द ईस्टर्न डिक्लिनेशन। जनरली क्या होता है कि अगर आप इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन की पोजीशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो वी कैन से वी आर मेजरिंग दिस एंगल थीटा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, in the clockwise direction. For that I have used the term clockwise declination. This theta is the clockwise measurement na, this theta we are measuring in the clockwise direction, that's why I am using the term clockwise declination. एक जनरल प्रैक्टिस हमारी ये रहती है, जनरल नोटेशंस हमारे ये रहते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को जनरली हम पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, यस और नो, एक साइन कन्वेंशन है, ऐसा नहीं कि निगेटिव नहीं कर सकते, बट एक जनरल प्रैक्टिस है कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मेजरमेंट होते हैं उनको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट्स होते हैं उनको हम लोग निगेटिव से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सो दैट डायरेक्शन की क्लियरिटी हो, यस और नो। कौन सा मेजरमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने किया है, कौन सा मेजरमेंट आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है, इसमें क्लियरिटी को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं। और जनरल साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, वी आर यूजिंग द पॉजिटिव साइन फॉर द क्लॉकवाइज मेजरमेंट एंड वी आर यूजिंग द निगेटिव साइन फॉर द एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट। आई होप सभी लोग एग्री करेंगे। तो ये क्योंकि क्लॉकवाइज है तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या इसी को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं एज ए पॉजिटिव डिक्लिनेशन, बोलो। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्या मैं यहां पर टर्म यूज कर सकता हूं वेस्टर्न डिक्लिनेशन, बोलो, या फिर मैं इसी को बोल सकता हूं एंटी क्लॉकवाइज डिक्लिनेशन, एंटी क्लॉकवाइज डिक्लिनेशन, क्या मैं इसी को बोल सकता हूं निगेटिव डिक्लिनेशन, क्या मैं इसी को बोल सकता हूं निगेटिव डिक्लिनेशन, यस और नो। तो टोटल आपके पास दो तरीके के डिक्लिनेशन है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो आपसे बोला जाता है ईस्टर्न डिक्लिनेशन, आपसे बोला जाता है क्लॉकवाइज डिक्लिनेशन, आपसे बोला जाता है पॉजिटिव डिक्लिनेशन, सबका मतलब ऑल और दीज टर्म्स हैविंग द सेम मीनिंग। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाता है टर्म वेस्टर्न डिक्लिनेशन, एंटी क्लॉकवाइज डिक्लिनेशन या फिर निगेटिव डिक्लिनेशन, यहां पर भी इन सभी टर्म का मतलब क्या है, सेम है। यहां पर भी इन सभी टर्म का मतलब क्या है, सेम है। क्लियर है सभी को? यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। और अगर पूरा डिस्कशन सभी को क्लियर है देन यू कैन कंफर्म इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में आप कंफर्म कर सकते हैं, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर, आगे बातचीत कर लें फिर हम लोग। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एवरीवन नोट डाउन।
एवरीवन कंफर्म बेटा, डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, सभी को डिस्कशन क्लियर है? नोट डाउन कर लें तो एक बार बता दे चैट बॉक्स में। बेटा चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए अगर नोट कर लिया हो तो, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। नोट हो गया? ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन? सभी पॉइंट सभी को क्लियर है? चलिए तो नाउ लेट्स सी द एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन है इस कंसेप्ट का? तो एक डाउट था आपके मन में, अगर आपको याद हो, इनिशियली इनिशियली आपके मन में एक डाउट था कि सर किसी भी प्लेस पे मुझे ट्रू मेरिडियन को, अगर ट्रू बियरिंग को डिफाइन करना है, इफ आई वांट टू डिफाइन द ट्रू बियरिंग ऑफ एनी लाइन, देन हाउ वी कैन मेजर द ट्रू बियरिंग? तो नाउ वी कैन से इन दिस केस, अगर पहले केस में मैं बात करूं तो व्हाट विल बी द ट्रू बियरिंग ऑफ एनी लाइन? तो फॉर एग्जांपल इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज द एनी लाइन, ये आपकी कोई लाइन है, लेट्स से दिस इज लाइन ओ ए। अब मुझे पता है कि इफ इस ओ ए लाइन की ट्रू बियरिंग को मेजर करना है तो वी विल मेजर द एंगल फ्रॉम, चलो लेट्स टेक द नेक्स्ट डायग्राम। सो let's see the application of this concept. So for example, this is the position of the true meridian, this is the position of the magnetic meridian, and this is the magnetic declination. This angle is going to be the magnetic declination, yes or no? इसी एंगल को हम लोगों ने मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोला। लेट्स से हमारे पास बेटा कोई एक लाइन है, लेट्स से दिस लाइन इज ओ ए। अब ओ ए लाइन की अगर मैग्नेटिक बियरिंग, फॉर एग्जांपल दिस इज द मैग्नेटिक बियरिंग दैट इज गिवन टू मी, तो व्हाट विल बी द ट्रू बियरिंग? टेल मी, व्हाट विल बी द ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन ओ ए? ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन ओ ए को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द, हाउ वी कैन डिफाइन द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन ओ ए? टेल मी। Very simple. We can write true bearing of the line AOA will be equal to magnetic declination plus magnetic bearing is going to be the true bearing, yes or no? Similarly बेटा अगर बात करें एक अनदर केस डिस्कस करते हैं, लेट्स से दिस इज द पोजीशन ऑफ द ट्रू मेरिडियन and this is the position of the magnetic meridian and this is your magnetic declination. This is your magnetic declination. And let's say we are talking about the same line, ये आपकी लाइन है OA. This is going to be the magnetic bearing of the line OA. और मैग्नेटिक बियरिंग कैसे मेजर कर सकते हैं? वी कैन मेजर द मैग्नेटिक बियरिंग विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से हम मैग्नेटिक बियरिंग को इजीली मेजर कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अगर इस केस में मैं बोलूं आपसे कि व्हाट विल बी द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन ओ ए, सो ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन ओ ए विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लिनेशन, यस और नो? मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लिनेशन इज गोइंग टू बी द, इसीलिए आपने बोला था कि ईस्टर्न डिक्लिनेशन को हम लोग पॉजिटिव डिक्लिनेशन कंसीडर करते हैं और वेस्टर्न डिक्लिनेशन को
वेस्टर्न डिक्लिनेशन को हम लोग निगेटिव डिक्लिनेशन कंसीडर करते हैं। तो एज सच ये फॉर्मूले और कुछ याद करने की जरूरत आपको है नहीं। फ्रॉम द बेसिक कंसेप्ट इटसेल्फ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। अब सवाल कैसे आते हैं जरा ये भी देख लीजिए। सवाल को सही से समझिएगा और आंसर दीजिएगा मुझे। तो वी विल सॉल्व टू एग्जाम्पल। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1 and this is the example number 2. You need to solve this. For any line, if the magnetic bearing is given as 50 degree and declination at that place is given as 3 degree east, so what will be the true bearing of that line? And similarly, the declination is given as 3 degree west. True bearing of the line is given as 50 degree. तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताइए फॉर क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2। दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम आ रहा है क्या? दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम आ रहा है क्या? 53 डिग्री। तो आई कैन सी इन द चैट बॉक्स सनी का आंसर आ रहा है फॉर बोथ द क्वेश्चन 53 डिग्री। विष्णु का आंसर आ रहा है फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 53 डिग्री। व्हाट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1? दोनों ही का आंसर, विचार का भी आंसर दोनों का ही 53 डिग्री आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी द डिस्कशन। कोई फॉर्मूले की ऐसा जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द ट्रू मेरिडियन। डिक्लिनेशन दे रखा है 3 डिग्री ईस्ट। So this is going to be the position of the magnetic meridian. This angle they have provided as 3 degree. Magnetic bearing of the line OA is given as 50 degree. So let's say this is your line OA. And for this line OA, magnetic bearing is given as 50 degree. So magnetic bearing we will measure from the magnetic meridian. Yes or no? What will be the true bearing? So for the true bearing we need to measure this angle. We need to measure this angle. Let's say this angle is theta. So theta is going to be the true bearing and that will be equal to 3 degree plus 50 degree, that is going to be 53 degree. बिल्कुल सही है। सिमिलरली अगर यहां पर बात करें तो फिर से वही काम करते हैं। वी कैन ड्रॉ द पोजीशन ऑफ द ट्रू मेरिडियन। Here the declination is given as 3 degree west. So this is the position of the magnetic meridian and this angle is given as 3 degree. This angle is given as 3 degree. Here the true bearing of the line is given as 50 degree. Here the true bearing of the line OA is given as 50 degree. This angle is given as 50 degree. Magnetic bearing we have to measure from the magnetic meridian. So here the theta will be equal to magnetic bearing and this will be equal to 3 degree plus 50 degree. Again you will get the same answer, that will be 53 degree. क्या मुझे इस कंसेप्ट से ये समझ में आ गया
क्या मुझे इस कंसेप्ट से ये समझ में आ गया कि अगर मुझे किसी भी जगह पर डिक्लिनेशन की वैल्यू पता है तो एनालिटिकली वी कैन फाइंड आउट द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन ऑल्सो, क्योंकि मैग्नेटिक बियरिंग हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंपास। अगर मुझे पता चल जाए कि वहां पर डिक्लिनेशन कितना है तो इस कंसेप्ट से क्या हम उस जगह पर ट्रू बियरिंग को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ द ट्रू बियरिंग, कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक बियरिंग बेस्ड ऑन द डिक्लिनेशन। हो जाएगा, क्लियर है सभी को? चलिए, तो अभी आपने बोला सर ये वेरिएशन जो आते हैं डिक्लिनेशन में, इसकी भी कुछ बात कर लीजिए। तो इफ आई टॉक अबाउट द वेरिएशन इन द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट एनी प्लेस, तो टोटल बेटा 4 तरीके के यहाँ पर वेरिएशन है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ द वेरिएशन इन द केस ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। पहला आपका जो वेरिएशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाईयूर्नल वेरिएशन, डाईयूर्नल वेरिएशन। दूसरा होता है एनुअल वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन। तीसरा होता है आपका सेकुलर वेरिएशन, सेकुलर वेरिएशन। और चौथा होता है इर्रेगुलर वेरिएशन। चौथा होता है बेटा आपका इर्रेगुलर वेरिएशन। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द वेरिएशन जो आप देखते हैं इन द केस ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो कभी कभी तो इनके नाम ही आपसे पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। डाईयूर्नल वेरिएशन जो होता है, जो किसी भी जगह पर आप मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में वेरिएशन देखते हैं बेस्ड ऑन द डेली बेसिस। बहुत कम ये वेरिएशन होगा, बट किसी भी जगह के डिक्लिनेशन में जो डेली बेसिस पे चेंजेस होते हैं, डेली वेरिएशन पे जो आप डेली बेसिस पे जो वेरिएशन ऑब्जर्व होते हैं उनको आप क्लासीफाई कर सकते हैं एज अ डाईयूर्नल वेरिएशन, एज अ डाईयूर्नल वेरिएशन। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें एनुअल बेसिस के, तो आप एनुअल का मतलब जानते हैं, द वेरिएशन दैट यू मे ऑब्जर्व ऑन द ईयरली बेसिस। ईयरली बेसिस पे जो वेरिएशन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उनको बोलते हैं एनुअल वेरिएशन। सेकुलर वेरिएशन का मतलब है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से हमारा मतलब क्या है? लाइक 100 ईयर्स, 150 ईयर्स एक्सेट्रा। 100 साल, 150 साल, बहुत लंबे समय के अंतराल में जो वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं डिक्लिनेशन में किसी भी प्लेस पे, उसको हम लोग बोलते हैं सेकुलर वेरिएशन। इर्रेगुलर वेरिएशन नाम से ही आपको पता चल रहा है देयर विल बी नो सर्टेन पैटर्न। ऐसे वेरिएशन जो कि जिनका कोई पैटर्न नहीं है, सडन चेंज अगर आपको देखने को मिलता है, ऐसे वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं इर्रेगुलर वेरिएशन। तो दीज आर द 4 टाइप ऑफ द वेरिएशन दैट में अकर इन द केस ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्लियर है बेटा सभी को? द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? तो यहां पर हमारी बातचीत कंप्लीट हो गई रिलेटेड टू दिस टॉपिक दैट वाज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपके यहां से सवाल आते रहते हैं। इन ऑल द एग्जाम यू विल गेट द क्वेश्चन। कंपास सर्वेइंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। नाउ लेट्स सी अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड दैट इज द एंगल ऑफ डिप, और इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिप्रेशन जरा समझने की कोशिश करेंगे कि एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिप्रेशन में गेम क्या है, क्या मतलब क्या है। पूरे कंपास सर्वेइंग में फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल नाउ, पूरे कंपास सर्वेइंग में हम लोग एंगुलर मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। और एंगुलर मेजरमेंट में अगर मैं ध्यान से बोलूं तो हम लोगों ने केवल और केवल हॉरिजॉन्टल एंगल की अब तक बात की है। पूरे कंपास सर्वेइंग का ये पहला टॉपिक है जहां पर हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल की बात ना करके यहां पर हम लोग बातचीत करेंगे वर्टिकल एंगल की। तो सबसे पहले देखते डेफिनेशन क्या होती है। तो आपने बोला एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इट इज द एंगल
बिटवीन द, और कौन सा एंगल है? इट इज वर्टिकल एंगल, इट इज वर्टिकल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन एंड द अर्थ सरफेस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए, हाउ वी कैन डिफाइन द एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इट इज द वर्टिकल एंगल जो कि हम लोग मेजर कर रहे हैं बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन एंड द अर्थ सरफेस। अब मुझे ये समझना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन क्या है या मैग्नेटिक लाइंस क्या हैं, और इस एंगल को कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन होगा। चलो लेट अस कंसीडर दिस। बचपन में अगर आपने एक टेस्ट किया हो तो एक निडल आप लेते थे, याद है? मैग्नेटिक निडल की हेल्प से आपने मैग्नेटिक लाइंस को लोकेट किया था। और अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये मैग्नेटिक लाइंस बेटा कुछ इस तरीके की थी। इनका ओरिजिन होता था नॉर्थ से और ये टर्मिनेट होती थी साउथ में। याद आया? समथिंग लाइक दिस। तो फिजिक्स लैब में आपने काम किया होगा, याद आ रहा है? यस और नो? तो ये कुछ इस तरीके की थी आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, या जिनको आप आसान भाषा में बोल सकते हैं मैग्नेटिक लाइन। इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ एंड टर्मिनेट्स ऑन द साउथ। याद आया? दीज आर द मैग्नेटिक लाइन्स। अब जरा समझना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर अर्थ, ये अर्थ है। दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द अर्थ। यस और नो? ये आपके अर्थ का नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। यहां पर भी तो मैग्नेटिक लाइंस होंगी, यहां पर भी तो मैग्नेटिक लाइंस होंगी। यस और नो? एंड दोज मैग्नेटिक लाइंस will originate from the north and terminates towards the south, something like this. These magnetic lines will originate from the north and terminates towards the south. Yes or no? कुछ इसी तरीके की सिचुएशन होगी। यस और नो? बोलो, विजुअलाइज कर पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द अर्थ, दिस इज द अर्थ, this is the north pole, this is the south pole, a magnetic flux line originating from the north and terminating on the south. तो ये जो पोजीशन आप देख पा रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। अगर मैं नॉर्थ पोल या साउथ पोल में अर्थ सरफेस की बात करूं तो हम सभी जानते हैं फ्लैट रीजन इज देयर ऑन द पोल्स। अगर पोल्स पे बात करें तो जो रीजन है वो फ्लैट है। अगर मुझे अर्थ सरफेस और मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन के बीच में एंगल मेजर करना है तो दिस इज योर अर्थ सरफेस, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर पोल्स में अगर मैं बात करूं तो क्या मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन से रिलेटेड, समथिंग लाइक दिस? व्हाट विल बी दिस एंगल? सिमिलरली अगर मैं यहां पर डिफाइन करूं तो व्हाट विल बी दिस एंगल? तो वी कैन से दिस एंगल इज गोइंग टू बी द 90 डिग्री between the earth surface and the magnetic flux line. कैसे डिफाइन किया आपने एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिप्रेशन को? इट इज द वर्टिकल एंगल दैट वी आर मेजरिंग बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन एंड द अर्थ सरफेस। तो दिस इज योर अर्थ सरफेस एट द पोल, दिस इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, दिस एंगल यू आर मेजरिंग, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या अर्थ सरफेस और फ्लक्स लाइन या मैग्नेटिक लाइन एक ही प्लेन पे हैं? देखो जरा, दीज आर द मैग्नेटिक लाइन, दिस इज द अर्थ सरफेस। क्या ये दोनों लाइंस आपको सेम प्लेन पे दिख रही हैं? यस और नो? क्या अर्थ सरफेस और मैग्नेटिक लाइन सेम प्लेन पे हैं? दिस इज द सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू, ये सिचुएशन है। बोलो बेटा, क्या ये सेम प्लेन पे हैं? यस और नो?
क्या ये सेम प्लेन पे हैं, यस और नो? ऑब्वियसली द आंसर विल बी नो। अरे भैया क्लियरली दिख रहा है, दिस इज द अर्थ सरफेस एट द पोल, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। व्हाट विल बी द एंगल? व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन एंड द अर्थ सरफेस? What will be the angle between the magnetic flux line and the earth surface? क्या एंगल दिख रहा है ये? पोल्स में। सिमिलरली यही कहानी तो साउथ पोल में भी होगी। सिमिलरली यही कहानी तो साउथ पोल पे भी होगी। तो अगर आप एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो क्या मैं बोल सकता हूं एट पोल्स इनकी जो वैल्यू होगी वो होगी 90 डिग्री। एट पोल्स द एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिप्रेशन की जो वैल्यू होने वाली है वो 90 डिग्री होगी। हम सभी जानते हैं दिस इज अवर इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर है। जरा ध्यान से देखना, इक्वेटर पे अगर हम बात करें तो ये आपकी अर्थ सरफेस होने वाली है। दिस इज किसी एक साइड समझ लेते, दिस इज गोइंग टू बी द अर्थ सरफेस। ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है। तो मैं नहीं लग रहा ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, और दो लाइनें अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वो दोनों लाइनें एक ही प्लेन पे लाई करेंगी? इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये तभी संभव है जब दोनों लाइन एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं? बोलो बेटा। और जब दोनों लाइन एक ही प्लेन पे लाई करेंगी तो व्हाट विल बी द वर्टिकल एंगल बिटवीन दोस टू लाइंस? आप ही बता दो। इफ द टू लाइंस आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, देन इन दैट केस व्हाट विल बी द वर्टिकल एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस? इन दोनों लाइंस के बीच में वर्टिकल एंगल कितना होगा? व्हाट विल बी द वर्टिकल एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस? यस। तो क्या मैं लिख सकता हूं एट इक्वेटर? एट इक्वेटर अगर बात करें तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 0 डिग्री। ये एंगल 0 डिग्री होने वाला है। यस और नो? यस और नो? सिमिलरली अगर पोल्स और इक्वेटर के अलावा किसी पोजीशन की बात करें तो लिख देता हूं मैं एट एनी अदर पोजीशन। इक्वेटर और पोल के अलावा अगर हम बात करें तो आपको नहीं लगता ये एंगल जो होगा वो वेरी करेगा 0 to 90 डिग्री? दिस एंगल विल वेरी फ्रॉम 0 to 90 डिग्री एट एनी अदर पोजीशन। यस और नो? एट एनी अदर पोजीशन। बोलिए बेटा। तो इन दिस वे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिप्रेशन को। तो आई होप द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब तक हम लोगों ने बात कर ली मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की, अब तक हम लोगों ने बात कर ली एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिप्रेशन की। चलिए सर, जैसे आपने बोला था सर इन द केस ऑफ चैन और टेप सर्वे, चैन और टेप सर्वे के बारे में वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द डिस्कशन। चैन और टेप सर्वे के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप मुझे ये बताओ, चैन और टेप सर्वे के केस में आपने कुछ मेजरमेंट किए थे क्या? फील्ड मेजरमेंट किए थे क्या? डिड यू परफॉर्म्ड एनी फील्ड मेजरमेंट इन द केस ऑफ चैन और टेप सर्वे? बोलिए। चैन और टेप सर्वे के केस में क्या कुछ फील्ड मेजरमेंट्स हम लोगों ने किए थे क्या? हाँ सर बिल्कुल किए थे। क्या फील्ड मेजरमेंट्स किए थे? तो आपने बोला था सर हॉरिजेंटल डिस्टेंस को मेजर किया था। हॉरिजेंटल डिस्टेंसेस को मेजर किया था, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की हॉरिजेंटल डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द चैन और टेप सर्वे। डिफरेंट टाइप्स की चैन के बारे में डिस्कशन किया गया था, डिफरेंट टाइप्स के टेप्स के बारे में डिस्कशन किया गया था, कैसे मेजरमेंट परफॉर्म करेंगे, कैसे डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे,
क्या क्या सोर्सेज ऑफ एरर हैं, किस किस तरीके की एरर हो सकती हैं, और उस एरर को एलिमिनेट करने के लिए कौन कौन से करेक्शंस हम अप्लाई कर सकते हैं. What are the various corrections that we can apply? All these points we have covered. बेटा उसी तरीके से अगर मैं फील्ड मेजरमेंट्स की बात करूं इन द केस ऑफ कंपास सर्वे, तो कंपास सर्वे में अब तक के डिस्कशन से बात बहुत अच्छे से हम सबको क्लियर हो चुकी है कि या तो हम मेजरमेंट कर रहे होंगे प्रिज्मेटिक कंपास की हेल्प से, या फिर हम लोग मेजरमेंट कर रहे होंगे सर्वेयर कंपास की हेल्प से. यस और नो? दोनों ही केस में क्या मेजर कर सकते हैं आप? सर हम मेजर कर सकते हैं मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन. वी कैन मेजर द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ एनी लाइन. बस इतना ही तो कर सकते हैं. हाँ, वो अलग बात है कि जो मैग्नेटिक बियरिंग होगी किसी भी लाइन की, वो एक हॉरिजॉन्टल एंगल होगा. दैट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. बट अगर प्रिलिमिनरी मेजरमेंट की बात करें, मेन मेजरमेंट की बात करें, प्राइमरी मेजरमेंट की बात करें, तो कंपास की हेल्प से जो हम मेजरमेंट परफॉर्म करेंगे फील्ड में, वो तो एक्चुअल में किसी भी लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग ही होगी ना. बोलो, दैट विल बी द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ एनी लाइन. यस और नो? क्या मैग्नेटिक बियरिंग के अलावा कुछ भी आप मेजर कर सकते हैं कंपास सर्वे की हेल्प से? बोलिए, क्या और कोई एंगल आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंपास सर्वे? टेल मी. बोलो बेटा. आप कोई भी कंपास यूज कर लो, आप प्रिज्मेटिक कंपास यूज कर लो, आप सर्वेयर कंपास यूज कर लो, मेजर तो आप किसी भी लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग ही कर सकते ना. इवन यू कैन नॉट मेजर द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन. कंपास की हेल्प से तो डायरेक्टली आप ट्रू बियरिंग भी मेजर नहीं कर सकते हैं. हाँ, ट्रू बियरिंग हम पता लगा सकते हैं अगर हमें डिक्लिनेशन की वैल्यू पता है. If we know the value of the declination, in that case we can find out the value of true bearing with the help of the declination and the magnetic bearing of the line. बोलो भाई, ये बात क्लियर है? देखो, एक भी फॉर्मूला नहीं है कंपास सर्वे में. हर एग्जाम में यहां से आपको सवाल देखने को मिलेंगे. केवल बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो कभी भी सवाल सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे कंपास सर्वेइंग का, वो आपसे हो जाएगा. ओनली द बेसिक कंसेप्ट क्लियरिटी इज रिक्वायर्ड, और सारी सिंपल चीजें. तो ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ना कि कंपास सर्वेइंग में इतनी देर क्यों लग रही भाई. कंपास सर्वेइंग के केस में सर हम जो मेजरमेंट करेंगे वो एक्चुअल में होगा मैग्नेटिक बियरिंग. लेकिन क्या ये कंपलसरी है, क्या ये जरूरी है कि हमेशा हम मैग्नेटिक बियरिंग ही मेजर करना चाहते हैं? कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हम किसी एक एंगल को मेजर करना चाह रहे हैं बट वो मैग्नेटिक बियरिंग नहीं है. और कंपास के साथ लिमिटेशन क्या है? कंपास के साथ लिमिटेशन ये है कि वी कैन ओनली मेजर द मैग्नेटिक बियरिंग. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वो अलग बात है कि मैग्नेटिक बियरिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल एंगल है. इस बात को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस कंसीडर अ एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, ये कोई एरिया है जो आपको सर्वे करना है. ये कोई एरिया है आपको जो सर्वे करना है. दिस इज द ग्राउंड एरिया. तो लेट्स से दीज आर द पॉइंट ए बी सी एंड डी. कोई भी एक जगह है, इसकी डिटेल को आपको कवर करना है. चैन सर्वे में भी हम लोगों ने देखा था, कोई ग्राउंड आपको दिया गया था जहां पर आपने चैन सर्वे की हेल्प से कुछ मेजरमेंट्स परफॉर्म किए थे और फाइनली उन पॉइंट्स को, रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन किया था, और उसके बाद हम उस जगह का मैप प्रिपेयर कर सकते हैं.
मैंने आपसे बोला कि ये कोई एक एरिया है जहां पर आपको सर्वे करना है। अब मान लो बेटा, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू मेजर दिस एंगल थीटा 1, आई वॉन्ट टू मेजर दिस एंगल थीटा 2, थीटा 3 एंड थीटा 4। बस मुझे ये बता दो चैट बॉक्स में, क्या मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से, क्या कंपास सर्वे की हेल्प से आप इन थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और थीटा 4 को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं? बोलो, डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं क्या? यस और नो? अगर हाँ तो कैसे, अगर ना तो क्यों? यहां पर मैं मेजर करना चाह रहा हूं एंगल थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एंड थीटा 4। I want to this measure this angle theta 1, theta 2, theta 3 and theta 4। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या इन एंगल्स को डायरेक्टली हम फील्ड पर जाकर इन एंगल्स को मेजर कर सकते हैं? बोलो, अगर हाँ तो कैसे, अगर ना तो क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? तो मैं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर इन एंगल्स को डायरेक्टली कंपास सर्वे की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते, क्यों? रीजन? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि हम इनको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं? बोलो बेटा। और बाकी लोग को क्या लग रहा है, कर सकते हैं? बाकी लोगों को क्या लग रहा है? मयंक को तो लग रहा है कि सर ये एंगल हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट अदर्स? अरे दो में से ही एक आंसर होगा, मेजर कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते हैं। तो विष्णु भी बोल रहे हैं नहीं कर सकते हैं, कृष्ण भी बोल रहे हैं नहीं कर सकते, तो अब सब लोग मुझे ये बता दो क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं? क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं? Why we cannot measure this angle with the help of the compass survey? कोई रीजन समझ में आ रहा हो तो बताओ बेटा। बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट मेजरमेंट की बात करें, अगर डायरेक्ट मेजरमेंट की बात करें, तो वी कैन नॉट मेजर दीज एंगल डायरेक्टली फ्रॉम द कंपास सर्वे। कंपास सर्वे की हेल्प से इन एंगल्स को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और क्यों नहीं कर सकते हैं ये बात भी आपको पता है, क्योंकि कंपास सर्वे की हेल्प से हम केवल हर लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग को मेजर कर सकते हैं। मैग्नेटिक बियरिंग मेजर कर सकते हैं, केवल दैट्स इट। बट क्या बेटा मैं ये बोल सकता हूं वी कैन कैलकुलेट
these angle theta 1, theta 2, theta 3, theta 4 with the help of bearing। अगर मुझे इन सभी लाइंस की बियरिंग्स पता हों तो हम कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं, तो हम एक कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए करके देखते कैसे। हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस एंगल थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एंड थीटा 4 विद द हेल्प ऑफ द बियरिंग, दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन, जिसको आप बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ एंगल्स। क्या बोलते हैं? कैलकुलेशन ऑफ एंगल्स। बट कैलकुलेशन ऑफ एंगल्स को समझने के लिए हमें कुछ टर्म के बारे में और पता होना चाहिए। वी शुड हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट सम मोर इंपॉर्टेंट टर्म। चलो एक बात मुझे बताओ, अगर इस जगह पर आप सर्वे करोगे तो जनरल प्रैक्टिस क्या होगी कि हम ए पे से मूव करेंगे बी स्टेशन पे, बी से मूव करेंगे सी पे और सी से मूव करेंगे डी पे। यही तो डायरेक्शन ऑफ सर्वे होगी। इफ आई टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, डेटा कलेक्ट करने के लिए जो सर्वे की डायरेक्शन होगी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टेशन ए। इंपॉर्टेंट है भाई ये। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टेशन ए, then we will move to the station B, then we will move to the C, then D, then again A। in this way we will do the survey work ना। अरे भैया A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D। यस और नो? यही तो हमारी डायरेक्शन ऑफ सर्वे होगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, यस और नो? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, यस और नो बेटा? चलिए, अगर मैं स्टेशन, ये डायरेक्शन ऑफ सर्वे है और इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो अगला टर्म समझना। अब हम अपनी सहूलियत के लिए, अपने इजीनेस के लिए इन बियरिंग्स को, या मोर प्रिसाइजली आप बोल सकते हो इन मैग्नेटिक बियरिंग्स को, दो तरीके से क्लासिफाई कर रहा हूं मैं। दो तरीके की बियरिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर। एक हो गया आपका फोर बियरिंग, एक हो गया आपका फोर बियरिंग, और एक हो गया आपका बैक बियरिंग। एक हो गया फोर बियरिंग और दूसरा हो गया बैक बियरिंग। पहले तो समझ लो ये दोनों के दोनों ही मैग्नेटिक बियरिंग है। एम को हटा के पूरा ही लिख देता हूं। ये दोनों की दोनों जो बियरिंग की आप बात कर रहे हो, ये दोनों की दोनों बियरिंग जो हैं वो आपकी मैग्नेटिक बियरिंग हैं। तो सर जब दोनों ये मैग्नेटिक बियरिंग है तो ये फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में डिफरेंस क्या है? पहला सवाल तो ये है कि सर ये फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में डिफरेंस क्या होगा। और जब हम एक बियरिंग ऑलरेडी मेजर कर सकते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग ऑलरेडी मेजर कर सकते हैं, तो फिर सर आप ये दो टर्म इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं? अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन तो यही है ना तुम्हारे कि सर आप ऑलरेडी एक बार मैग्नेटिक बियरिंग मेजर कर चुके हैं और किसी भी लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग को मेजर करके भी मैं उस लाइन की पोजीशन को डिफाइन कर सकता हूं। तो सर नाउ व्हाई यू आर अननेसेसरी क्रिएटिंग सम मोर टर्म्स? यस और नो? अभी तक बियरिंग की बात कर रहे थे, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, फिर आपने बोला हम मेजरमेंट करेंगे मैग्नेटिक बियरिंग का। मैग्नेटिक बियरिंग में मेजरमेंट करेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, सब कुछ समझ गए थे। बट नाउ व्हाई यू आर एडिंग सम मोर टर्म्स लाइक फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग, और इनका मतलब क्या है? बेटा किसी भी लाइन के लिए, फॉर ईच एंड एवरी लाइन वी कैन मेजर दीज टू बियरिंग्स। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों ही मैग्नेटिक बियरिंग है। देयर इज द डिफरेंस ऑफ ओनली डायरेक्शन ऑफ सर्वे। तो बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ सर्वे, सर्वे के डायरेक्शन के बेसिस पे आप किसी बियरिंग को बोलेंगे फोर बियरिंग और आप किसी बियरिंग को बोलेंगे बैक बियरिंग। सर हमें समझ में नहीं आया, अभी समझाते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल था अभी थोड़ी देर पहले। तो फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द स्टेशन ए बी सी एंड डी, यही एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे थे।
और अभी जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, अभी हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। वी विल हैव द डिस्कशन फॉर द थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एंड थीटा 4 ऑल्सो। बट पहले समझ लेते हैं फोर बियरिंग और ये बैक बियरिंग का कंसेप्ट क्या है, समझ लिया जाए। जरा ध्यान से समझना, अगर मैं ए से बी मूव कर रहा हूं, मतलब आई एम मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ सर्वे में ही मूव करूंगा। अब मैं बोलूं अगर मुझे ए लाइन की बियरिंग को मेजर करना है, तो सब जगह तो पहले बनाओ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये गेम होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अगर आपको ए बी लाइन की मैं बात करूं, तो देखना ए बी लाइन के लिए मैं एंगल मेजर कर रहा हूं, मैग्नेटिक बियरिंग मेजर कर रहा हूं। अब यहां पर बाय डिफॉल्ट आपको ये कंसीडर करना, क्योंकि हम लोग मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये सभी मैग्नेटिक नॉर्थ हैं, ये सभी मैग्नेटिक मेरिडियन है। ट्रू मेरिडियन की कोई बात ही नहीं, क्योंकि यहां पर एक्चुअल कंपास सर्वेइंग के मेजरमेंट की बात चल रही है। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेजरमेंट इन द केस ऑफ कंपास सर्वे। तो जरा ध्यान से देखना बेटा, कह रहे इससे दिस एंगल थीटा 1 इज गोइंग टू बी द बियरिंग, और ये बियरिंग आप मेजर कर रहे हैं फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। मतलब आपकी जो मेजरमेंट की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ सर्वे है या फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ सर्वे में है। तो क्या मैं थीटा 1 को बोल सकता हूं इट इज गोइंग टू बी द फोर बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी। जरा ध्यान से समझना। चलिए, सिमिलरली अगर बीसी लाइन की बात करें तो वी नीड टू मेजर दिस एंगल फ्रॉम द नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा 2। अगर मैं नेक्स्ट सीडी लाइन की बात करूं तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी द थीटा 3 और दिस एंगल इज गोइंग टू बी द थीटा 4। यस और नो? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और थीटा 4 दीज आर द फोर बियरिंग ऑफ द लाइन। क्यों बोल रहे हो आप फोर बियरिंग? क्योंकि आप डायरेक्शन ऑफ सर्वे के अलोंग ये मेजरमेंट परफॉर्म कर रहे हो। क्या और भी कोई बियरिंग में मेजर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ सर्वे को चेंज कर दूं, इफ आई एम चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन मेजर द सम एंगल्स। देखना चाहोगे? बोलो। अगर मैं लाइन डीए लाइन की बात करूं बट आई एम मेजरिंग द एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा 1, ये एंगल में मेजर कर रहा हूं अल्फा 1। सिमिलरली दिस एंगल आई एम मेजरिंग अल्फा 2। सिमिलरली दिस एंगल आई एम मेजरिंग that is going to be alpha 3. Similarly this angle we are measuring that is alpha 4. ये एंगल थीटा और अल्फा दोनों ही आपने मेजर किए हैं फ्रॉम द नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन अभी क्या है, जब आप थीटा अल्फा 1 मेजर कर रहे हैं तो यू आर मेजरिंग द एंगल फ्रॉम ए टू डी। यस और नो? जब आप ये एंगल थीटा अल्फा 3 मेजर कर रहे हैं, यू आर मेजरिंग दिस एंगल अल्फा 2 मेजर कर रहे हैं, देन यू आर मेजरिंग दिस एंगल फ्रॉम स्टेशन डी टू स्टेशन सी। सिमिलरली फ्रॉम द स्टेशन सी यू आर मेजरिंग टू द एंगल स्टेशन बी, फ्रॉम स्टेशन बी यू आर मेजरिंग टू द एंगल टू द स्टेशन ए। एक्चुअल में हमारी डायरेक्शन ऑफ सर्वे था ए बी सी डी, बट ये जो अल्फा हम लोगों ने मेजर किए हैं ये क्या हम लोगों ने अपने अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सर्वे मेजरमेंट परफॉर्म किए हैं। These measurements we have performed opposite to the direction of survey, yes or no? बोलो बेटा। तो यहां पर मैं क्या टर्म यूज करने वाला हूं? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। These are the back bearing of the line. तो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है?
सर ये दोनों ही मैग्नेटिक बियरिंग हैं, दोनों का मेजरमेंट हम लोग नॉर्थ से करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। डिफरेंस है केवल डायरेक्शन ऑफ सर्वे का। अगर हम डायरेक्शन ऑफ सर्वे के अलोंग मेजरमेंट कर रहे हैं तो उन सभी बियरिंग्स को हम 4 बियरिंग कंसीडर कर लेंगे, और अगर हम डायरेक्शन ऑफ सर्वे के अगेंस्ट मेजरमेंट कर रहे हैं तो उन बियरिंग्स को हम बोल सकते हैं बैक बियरिंग। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं अब आपसे कंपास सर्वेइंग में मेजरमेंट की बात करूं तो कंपास सर्वेइंग में फील्ड बुक कैसे दिखती, जरा ये भी देख लीजिए, कैसे आप फील्ड में डेटा को नोट करते हैं। तो अगर फील्ड बुक की बात करेंगे तो द फॉर्मेट ऑफ द फील्ड बुक विल बी समथिंग लाइक दिस। यहां पर आप लिखने वाले किस लाइन की आप बात कर रहे हो, उस लाइन की लेंथ क्या है, उस लाइन की 4 बियरिंग क्या है, और उस लाइन की बैक बियरिंग क्या है। दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मेट फॉर द फील्ड बुक इन द केस ऑफ कंपास सर्वेइंग। तो आपने बोला लाइन सर ए बी है, लाइन बी सी है, लाइन सी डी है और लाइन डी ए है। देखो ए बी लाइन की 4 बियरिंग, चलो इनकी लेंथ मान लो हम लोग चैन और टेप की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, L1, L2, L3 और L4। ये तो लीनियर मेजरमेंट है ना, L1, L2, L3, L4 आर द लीनियर मेजरमेंट, और हमें पता है कि कैसे हम ये लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। हाउ वी कैन परफॉर्म ऑल दिस लीनियर मेजरमेंट, यस और नो, वो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था चैन और टेप सर्वे के केस में ही। दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द केस ऑफ चैन और टेप सर्वे। तो इनकी लेंथ भी हम नोट कर लेंगे, ये L1, L2, L3, L4। अब देखिए θ1 is going to be the 4 bearing of the line AB. Similarly θ2, θ3 and θ4। अगर मैं AB लाइन की बैक बियरिंग की बात करूं, मींस वी हैव टू मेजर द एंगल फ्रॉम B टू A, तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी द अल्फा 4। सिमिलरली अगर मैं BC लाइन की बैक बियरिंग की बात करूं तो फ्रॉम C टू B दिस एंगल इज अल्फा 3। Similarly, this angle is alpha 2 and this angle is alpha 1. These are going to be the back bearing. डायग्राम से आप क्लियर कर सकते हैं। These are going to be the back bearing. Yes or no? तो हर लाइन के लिए बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, सर्वे के डायरेक्शन के बेसिस पे वी कैन मेजर द 2 बियरिंग्स। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि मेजरमेंट में हम करते क्या हैं। In the case of compass surveying, we need to measure the 4 bearing and back bearing of the line. But एक सवाल अभी भी आपके दिमाग में होगा कि सर इन दोनों बियरिंग को मेजर करने की जरूरत ही क्या पड़ी। एक बियरिंग कोई भी 4 बियरिंग ले लेते, बैक बियरिंग ले लेते, तो भी तो हमारा काम चल सकता था ना, तो भी तो हम उस लाइन की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन कर पा रहे थे ना। देन व्हाई वी हैव कंसीडर्ड 2 बियरिंग्स। 2 बियरिंग्स हम लोगों ने सेम लाइन की क्यों कंसीडर की हैं, क्यों मेजर किए हैं, ये मुझे अब तक समझ में नहीं आया। कितने लोगों का है ये डाउट, मुझे बताओ, कितने लोगों का है ये डाउट। व्हाट इज योर डाउट कि सर वाई वी आर मेजरिंग द 2 बियरिंग्स फॉर द सेम लाइन, है ना। चलो अभी क्लियर करते हैं। अरे आंसर भी आपको पता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि सर ये एंगल्स हमें मेजर करने थे। चलो एक नया डायग्राम बना देते सो दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन। आ जाओ अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम पे। तो ये तुम्हारा स्टेशन ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। तुम्हारा प्राइम कंसर्न था तुम्हें θ1, ये θ2, ये θ3
और ये थीटा 4 की वैल्यू जानना चाह रहे थे, यही तो मेन कंसर्न था। बट प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि कंपास सर्वे की हेल्प से हम ये एंगल डायरेक्टली मेजर नहीं कर पा रहे थे, यही तो प्रॉब्लम आ रही थी। विद द हेल्प ऑफ द कंपास सर्वे वी वर नॉट एबल टू मेजर दिस एंगल डायरेक्टली। कोई बात नहीं, तो हमने क्या किया बेटा, व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने कुछ बियरिंग्स मेजर कर ली थी, हम लोगों ने कुछ बियरिंग्स मेजर कर ली थी। तो दिस वाज द थीटा 1, अगर आपको याद हो, दिस वाज द थीटा 2, दिस वाज द थीटा 3 एंड दिस वाज द थीटा 4। ये सभी लाइन की 4 बियरिंग हो गई, यस और नो। सिमिलरली अगर बात करें हर लाइन की बैक बियरिंग की, तो भी आपने रिप्रेजेंट किया था, दिस एंगल इज गोइंग टू बी अल्फा 1, दिस एंगल इज गोइंग टू बी अल्फा 2, दिस एंगल इज गोइंग टू बी अल्फा 3 एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी अल्फा 4। ये एंगल हो गया आपका अल्फा 4। देखो मेरे लाल, तुम्हें नहीं लगता है कि अब इन बियरिंग की हेल्प से मेरे लिए बहुत इजी और बहुत आसान हो गया है ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 इन सभी एंगल्स को मेजर करना। अगर मुझे हर लाइन की 4 बियरिंग और बैक बियरिंग पता है, तो मैं क्या थीटा 1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं? बताओ क्या करूंगा थीटा 1 के लिए। तो थीटा 1 मुझे दिख रहा है कंसेप्ट से, वो होगा अल्फा 1 माइनस थीटा 1 के बराबर। देखो थीटा 1 विल बी इक्वल टू अल्फा 1 माइनस थीटा 1, यस और नो। सिमिलरली थीटा 2 विल बी इक्वल टू क्या होने वाला है, तो थीटा 2 को मैं लिख सकता हूं अल्फा 4 माइनस थीटा 2। चेक करते रहना। सिमिलरली थीटा 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो थीटा 3 विल बी इक्वल टू अल्फा 3 माइनस थीटा 3। अच्छा दो दो थीटा हो गया क्या, रुक जाओ रुक जाओ, कंफ्यूजन हो जाएगा ऐसे तो। थीटा थीटा दो दो खेल हो गया, जस्ट वेट, इसको चेंज कर देता हूं, इसको चेंज कर देता हूं। मान लो ये एंगल बीटा 1 है, ये एंगल बीटा 2 है, ये एंगल बीटा 3 है और ये एंगल बीटा 4 है। अब सही है, तो अब मैं लिख सकता हूं, तो नाउ आई कैन राइट बीटा 1 विल बी इक्वल टू अल्फा 1 माइनस थीटा 1, बीटा 2 विल बी इक्वल टू, कहां गया बीटा 2, अल्फा 4 माइनस थीटा 2, बीटा 3 विल बी इक्वल टू अल्फा 3 माइनस थीटा 3, बीटा 4 विल बी इक्वल टू थीटा 4 माइनस अल्फा 2। बोलो थीटा 4 माइनस अल्फा 2, कैन आई राइट? और तुम्हें नहीं लगता है कि विद द हेल्प ऑफ द 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग, हर लाइन की 4 बियरिंग और बैक बियरिंग की हेल्प से हम इन सभी एंगल्स को, इंटीरियर एंगल को, एक्सटीरियर एंगल को, इंक्लूडेड एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फील्ड मेजरमेंट के नाम पे अगर हम बात करें, तो कंपास सर्वेइंग के केस में हम बिल्कुल सही बात है कि मैग्नेटिक बियरिंग को ही मेजर कर रहे हैं, बट विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज मैग्नेटिक बियरिंग्स, इन सभी मैग्नेटिक बियरिंग्स की हेल्प से हम इंक्लूडेड इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं, यस और नो? बोलिए। कोई डाउट किसी को? अब समझ में आया 4 बियरिंग और बैक बियरिंग क्यों मेजर कर रहे हैं? अब समझ में आया वाई वी आर मेजरिंग द 4 बियरिंग एंड द बैक बियरिंग?
तो व्हाट इज द पर्पस वाई वी आर मेजरिंग द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग फॉर द सेम लाइन? आई होप दिस पॉइंट इज नाउ क्लियर टू एवरीवन। तो ये पर्पस था आपका, क्लियर है? और यही आपके फील्ड मेजरमेंट थे। अब एक बार समराइज कर लेते हैं। तो मेजरमेंट इन द कंपास सर्वे, इन द कंपास सर्वे वी विल मेजर द टू टाइप्स ऑफ द बियरिंग। दो तरीके के बियरिंग्स के मेजरमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। पहला है फोर बियरिंग, दूसरा है बैक बियरिंग। बियरिंग मेजर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू द एडजेसेंट नेक्स्ट स्टेशन, फ्रॉम ए टू बी, 1 to 2, P to Q, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स और द सर्वे। ये इंपॉर्टेंट है। अभी ट्रैवर्स क्या होता है, अगला चैप्टर हमारा वही है, ट्रैवर्स सर्वे, तो डोंट वरी फॉर दैट। द नेक्स्ट चैप्टर विल बी रिलेटेड टू द ट्रैवर्स ओनली। यू कैन से डायरेक्शन ऑफ सर्वे is known as the forebearing, is known as the forebearing. What do you mean by the back bearing? Bearing measured from one station to the adjacent previous station, from B to A, from C to B, from D to C. Important क्या है? Direction of survey. Previous station is designated as the opposite to the traverse. Direction opposite to the traverse. डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रैवर्स इज नोन एज द बैक बियरिंग। इसको आप क्या बोल सकते हैं? बैक बियरिंग बोल सकते हैं। दैट कैन बी नोन एज द बैक बियरिंग। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का क्या कंसेप्ट है, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे भी आपके लिए यूजफुल होगा। अभी हम लोग कंपास सर्वेइंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लोकल अट्रैक्शन, एंड दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। बट वहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन, स्पेशली इन द केस ऑफ गेट एग्जाम। तो ये जो भी बेसिक कंसेप्ट्स अभी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं कंपास सर्वेइंग के, ये सारे कंसेप्ट्स वहां पर आपके लिए क्या होंगे? अप्लीकेबल होंगे। इसीलिए बार बार मैं पूछ रहा हूँ, अगर कहीं पे भी किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो अभी क्लियर कर लीजिए। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे ये सभी कंसेप्ट्स अभी यूजफुल हैं। क्लियर है? कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन आस्क। चलो एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं तुम्हें फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई लाइन थी आपकी ए बी। इस ए बी लाइन की अगर बियरिंग की बात करें तो आप अब तो सभी लोग जानते हैं कि इस ए बी लाइन के लिए सर वी कैन डिफाइन द टू टाइप्स ऑफ द बियरिंग। वन, दिस इज गोइंग टू बी थीटा वन, और अगर बी से ए मेजर करें तो लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी द एंगल अल्फा वन। यही तो गेम हुआ। इनके अगर नाम की बात करें तो आप बोल सकते हैं थीटा वन इज गोइंग टू बी द फोर बियरिंग ऑफ लाइन, फोर बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी, यस और नो। और सिमिलरली अगर अल्फा वन की हम बात करें तो मैं लिख सकता हूं दिस इज द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन, बैक बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी, क्योंकि ये एंगल आप मेजर कर रहे हैं फ्रॉम बी टू ए, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सर्वे। ए टू बी इज इन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किसी भी लाइन के लिए उसकी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस कितना होगा? What will be the difference between the fore bearing and back bearing of any line? Tell me in the chat box. What will be the difference between the fore bearing and the back bearing of any line? बेटा जैसे बीटा वन बीटा टू निकालें, सिमिलरली बीटा फोर, दिस इज गोइंग टू बी द बीटा फोर। इस पूरे एंगल में से अगर अल्फा टू घटा दोगे तो वी विल गेट द एक्सटीरियर एंगल। तो आपको ये बाहर वाला एंगल मिल जाएगा ना, बोलो। और 360 में से अगर ये एंगल बाहर वाला माइनस कर दोगे तो इसको लिखना पड़ेगा तुम्हें 360 माइनस थीटा फोर माइनस अल्फा टू। ये लो। तो मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता रहा था, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था। भाई थीटा फोर में से अल्फा टू माइनस कर दिया तो ये वाला एंगल पता चल गया, पूरा एंगल 360 का
360 में से ये जो बचा हुआ एंगल है θ4 माइनस α2, अगर ये माइनस कर देंगे तो β4 पता चल जाएगा। विष्णु बोलिए, इन दिस वे कैन वी कैलकुलेट द एंगल β4? वो तो हमारे पास वैल्यूज होंगी तो डायरेक्टली पता चल जाएगा ना। बोलो क्लियर है? विष्णु डाउट क्लियर है? बोलो बेटा कंफर्म कर दो। ये डाउट सभी को क्लियर हो गया? देख लो, अगर कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग आगे बात कर रहे थे। यस, बिल्कुल मॉड वैल्यू का अगर बात करें तो डिफरेंस कितना आएगा बेटा? 180 डिग्री। सर हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम देखेंगे। देखिए, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं तो कोई दिक्कत? अगर ये एंगल θ1 है तो दिस एंगल विल ऑल्सो इक्वल टू θ1। बोलो, और अगर मैं α1 और θ1 का यहां पर डिफरेंस लूं तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो किसी भी लाइन के लिए फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री होगा। फॉर एनी लाइन द डिफरेंस बिटवीन द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपके आने वाले कंसेप्ट्स में आपके लिए यूजफुल होगी। The difference between the four bearing and the back bearing, or you can say the back bearing of the four bearing, mod वैल्यू लिख दी मैंने, that will be equal to प्लस माइनस 180 डिग्री। अगर आप इस mod को हटाएंगे तो फिर ये हो जाएगा फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का जो डिफरेंस होगा दैट में बी प्लस माइनस 180 डिग्री। यस और नो? दैट में बी प्लस माइनस 180 डिग्री। क्लियर है बेटा? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? क्लियर है भाई? चलिए, तो रिलेशनशिप के बारे में हम लोगों ने बता दिया कि फोर बियरिंग ऑफ द लाइन इज गिवन एज इन होल सर्कल बियरिंग, तो फिर हम बैक बियरिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर बियरिंग प्लस 180 डिग्री जब फोर बियरिंग 180 से कम होगी, और बैक बियरिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोर बियरिंग माइनस 180 डिग्री जब फोर बियरिंग इन 180 डिग्री से ज्यादा होगी। देखो, कोशिश ये करो कि फॉलो करो WCB सिस्टम ही। अगर कोई प्रॉब्लम आपको RB और QB सिस्टम में दिया गया है तो भैया इसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं WCB सिस्टम में। और मैंने आपको बताया था, जब आप किसी भी प्रॉब्लम को RB और QB सिस्टम में सॉल्व करते हैं, जब आप किसी भी प्रॉब्लम को RB और QB सिस्टम में फॉलो करते हैं तो उस केस में क्या होता है, चांसेस ऑफ एरर आपके कम हो जाते हैं। इन दैट केस देयर विल बी द लेस चांसेस ऑफ द एरर। तो अगर कभी कोई प्रॉब्लम आपको RB और QB सिस्टम में प्रोवाइड किया गया है तो इट विल बी बेटर कि आप उसके डेटा को चेंज कर लें WCB सिस्टम में, क्योंकि WCB सिस्टम में हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं था। इन द केस ऑफ WCB सिस्टम रेफरेंस फिक्स था, डायरेक्शन फिक्स था, तो एज सच कोई कंफ्यूजन नहीं था। यस और नो? बट इन द केस ऑफ RB और QB सिस्टम क्या था, देयर वाज कंफ्यूजन। तो ऑलवेज इट इज रिकमेंडेड कि आप अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रिलेटेड टू द RB और QB सिस्टम, अगर उन्होंने डेटा आपको RB और QB सिस्टम में प्रोवाइड किया है तो आप उसको WCB सिस्टम में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लीजिए। अगर आंसर भी आपसे RB और QB सिस्टम में पूछा गया है तो जो भी आपका फाइनल आंसर आ रहा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं RB और QB सिस्टम में। और कन्वर्जन में कोई बहुत ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। यस और नो? तो इसलिए पूरी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे WCB सिस्टम में। तो कैलकुलेशन ऑफ बियरिंग एंगल से बियरिंग और बियरिंग से एंगल, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। अगर मुझे एंगल गिवन है तो क्या मैं बियरिंग्स को कैलकुलेट कर सकता हूं? अगर बियरिंग्स गिवन है तो क्या मैं डिजायर्ड एंगल को कैलकुलेट कर सकता हूं?
यस। तो प्राइमरीली हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं कंपास सर्वेइंग के केस में फील्ड में, वो बेटा मेजरमेंट होते हैं आपके बियरिंग से रिलेटेड, मैग्नेटिक बियरिंग, बट इन मैग्नेटिक बियरिंग्स, और अगर अब मैं बोलूं इन फोर बियरिंग और बैक बियरिंग की हेल्प से हम एंगल्स को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर एंगल्स गिवन हैं तो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द बियरिंग। तो ये सारी रिलेशनशिप जो है एंगल और बियरिंग की, वो हम लोगों ने डिस्कस की विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, एंड आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर टॉपिक। ये जो टॉपिक था हमारा मेजरमेंट इन द कंपास सर्वेइंग, तो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन पर्पज है आपका फील्ड में मेजरमेंट का फोर बियरिंग को मेजर करना और बैक बियरिंग को मेजर करना किसी भी लाइन के लिए। आई होप द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद वी कैन परफॉर्म द एनालिसिस पार्ट, जहां पर हम लोग कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द एंगल्स फ्रॉम द बियरिंग और वी कैन कैलकुलेट द बियरिंग्स फ्रॉम द एंगल्स ऑल्सो। उसकी पूरी रिलेशनशिप क्लियर है। एक बार सभी लोग जरा कंफर्म करो चैट बॉक्स में, यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? बेटा बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं यहां से, और अगेन मैं आपको बोलूंगा अगर आप फॉर्मूले के टर्म्स में जाएंगे तो देयर विल बी कंफ्यूजन। जितने ज्यादा फॉर्मूले अगर आप याद करोगे, प्लस माइनस, ये प्लस कर देंगे ये माइनस कर देंगे, जनरली ये अप्रोच भी रहती है, तो उस केस में आपको होने वाली डिफिकल्टी, इन दैट केस देयर विल बी हाई चांसेस ऑफ द एरर। तो इसीलिए मैंने आपसे यहां पर कोई भी फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया है। इतने टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए कंपास सर्वेइंग के, अब तक मैंने आपसे कोई भी एक ऐसा फॉर्मूला नहीं बोला है कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। यस, या इसको याद कर लो, ये प्लस कर देना वैल्यू आ जाए या माइनस कर देना, ऐसे में कंफ्यूजन होता है। हम लोगों ने क्या अप्रोच फॉलो की है कि जो भी कंसेप्ट्स हैं ट्रू बियरिंग के, मैग्नेटिक बियरिंग के, डिक्लिनेशन के, एंगल ऑफ डिप के, फोर बियरिंग के, बैक बियरिंग के, केवल बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है, लाइक ट्रू बियरिंग हम लोग ट्रू मेरिडियन से मेजर करते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन से मेजर करते हैं, डिक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल एंगल होता है जो हम लोग ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में मेजर करते हैं, एंगल ऑफ डिप जो होता है हमारा वो वर्टिकल एंगल होता है, मैग्नेटिक लाइन और अर्थ सरफेस के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। यस, फोर बियरिंग अगर हम डायरेक्शन ऑफ सर्वे में मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसको फोर बियरिंग बोलेंगे, अगर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सर्वे हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसको बैक बियरिंग बोल दिया। किसी भी लाइन के लिए फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस होगा वो प्लस माइनस 180 डिग्री होगा। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग की हेल्प से हम एंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और एंगल्स की हेल्प से वी कैन ऑल्सो डिफाइन द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। यस, सो दिस वाज द डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास जो बेटा आपकी होने वाली, वी आर गोइंग टू कनेक्ट एट 9 PM, और 9 PM पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, लोकल अट्रैक्शन। तो ये आपके कंपास सर्वेइंग का लास्ट टॉपिक होने वाला है, लोकल अट्रैक्शन, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एवरीवन डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट एट द 9 PM। तो वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ द लोकल अट्रैक्शन एंड वी विल ऑल्सो सॉल्व अ क्वेश्चन, or you can say the good gate 2 mark problem related to the local attraction in the next class। तो सभी लोग कैलकुलेटर के साथ रेडी रहेंगे, ठीक है? कुछ कैलकुलेशंस भी आपको करने रहेंगे। एक बहुत अच्छा सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू द लोकल अट्रैक्शन। क्लास को टाइम पे ज्वाइन करना है क्योंकि स्टार्टिंग के जो कंसेप्ट्स हैं वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप क्लास को लेट करेंगे तो कुछ कंसेप्ट आपके मिस हो जाएंगे, फिर आप पूरी तरीके से लोकल अट्रैक्शन के कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे या उसमें आपको कुछ दिक्कत आएगी, ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। मिलते हैं फॉर द फर्दर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग।